Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IAS. I hope everyone is doing well. So, today is 25th April 2024, and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो आज का हमारा फर्स्ट आर्टिकल है मुस्लिम ओबीसी कोटा एनसीबीसी टू समन कर्नाटका CS. अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए इस आर्टिकल से क्या इंपॉर्टेंट निकल कर आता है. NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. ये बॉडी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब ये कैसे स्टैब्लिश हुई, कैसा क्या इसका पूरा प्रोविजन रहा, इसके बारे में बात करेंगे. पहले हम कंटेक्स्ट की बात कर लेते हैं. कंटेक्स्ट में एक्चुअली यहाँ पर ये बताया गया है कि आप सभी को पता है कि OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें यहाँ पे कर्नाटक में क्या किया जा रहा है कि जो ओबीसी में मुस्लिम्स माइनॉरिटीज में आ रहे हैं, उन्हें अलग से कोटा प्रोवाइड किया जा रहा है. इसी के चलते यहाँ पे एनसीबीसी ने, यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने कर्नाटक का कमीशन है, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उनको यहाँ पर समन भेजा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. ओके, अब देखिए हम इस बॉडी के बारे में समझते हैं. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस was an outcome of इंदिरा साहनी केस, मंडल कमीशन ऑफ 1992. सी, पहले ये क्या थी आपकी एनसीबीसी, स्टार्टिंग में आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी थी. कौन सी बॉडी थी? स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी बॉडी होती है? वो बॉडी जो किसी एक्ट के तहत यहाँ पर स्टैब्लिश की जाती है. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास हुआ और उस एक्ट से हमने ये कहा कि पर्टिकुलर XYZ बॉडी को क्या किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा. सो दैट विल कॉल स्टैट्यूटरी बॉडी. बट यहाँ पर अब यहाँ एनसीबीसी की बात करें, एनसीबीसी इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इसका स्टेटस अब चेंज हो गया है और एनसीबीसी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के तहत क्या होती है, आपकी स्टैब्लिश होती है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं. ओके, तो अब इसमें देखना आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. इंदिरा साहनी केस 1992, जिसे हम मंडल कमीशन भी कहते हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा था कि एक बॉडी होनी चाहिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए. तो यहाँ पर क्या आता है आपका एनसीबीसी आता है. सो इन द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द मंडल कमीशन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड एड्रेस्ड द फॉर्मेशन ऑफ एनसीबीसी एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. सो यहाँ पर फाइनल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और मंडल कमीशन का फाइनल वर्डिक्ट आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि एक किसका फॉर्मेशन होना चाहिए, एक बॉडी का फॉर्मेशन होना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, यहाँ पर दो कमीशन होते हैं. एक 2 बैकवर्ड क्लासेस के कमीशन होते हैं, 1950s और 1970s में अपॉइंट किए जाते हैं. एक होता है आपका काका कालेकर एंड BP मंडल. आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि काका कालेकर कमीशन is also known as the first backward classes commission. Okay, so by 102nd Constitutional Amendment Act 2018 provide constitutional status the National Commission for Backward Classes. See, 1992 में बॉडी बन गई. ओके, उसके बाद पहले ये कैसी बॉडी थी आपकी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी. नाउ फिर 2018 में अमेंडमेंट होता है, जिसे हम 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं, जिसके तहत इस बॉडी को आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है. आपको ये यहाँ पर याद रखना है. इस बॉडी की बात करते हैं. इस बॉडी का काम क्या होता है, तो इट हैज द अथॉरिटी टू एग्जामिन कंप्लेंट्स, वेलफेयर मेजर्स रिगार्डिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. जो भी यहाँ पर सोशली और बैकवर्ड क्लासेस हैं, एजुकेशनली सोशली, उनके रिगार्ड्स में उनके वेलफेयर के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए. अगर कोई कंप्लेन आती है तो उस कंप्लेन को एग्जामिन करना, इट इज ऑल, इसकी जो पूरी अथॉरिटी है, द अथॉरिटी ऑफ एग्जामिन ऑल दीज कंप्लेन्स एंड वेलफेयर मेजर्स इज टेकन बाय द एनसीबीसी. ओके, सो अभी हमने यहाँ पर देख लिया. सो जब ये एनसीबीसी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी थी तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. आई होप आपको यहाँ पे इतना क्लियर हुआ. फिर ये पूरा यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे बिल पास होता है और इसको यहाँ पर जो स्टेटस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है. कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 other members in the rank and pay a secretary to the government of India.
ओके, सो आपको याद रखना, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर, तो टोटल मिला के इसमें कितने मेंबर है आपके? 5 मेंबर्स हैं। तो द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सो यहाँ पर ये जो 5 मेंबर है किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? आपके प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द इंडियन सी फेरर डिजर्व्स बेटर इन चॉपी हाई सीज। ओके, अब इस आर्टिकल की बात करते हैं। आप सभी को पता होगा जो सी एरिया होता है वहां पे जो पायरेट्स वाले केसेस हैं, मतलब जो लूट पाट होती है आपकी, पायरेट्स होते हैं, अटैक कर देते हैं शिप्स में, तो वो केसेस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया, इवन इन अ वर्ल्ड यू विल सी दैट, इवन इन यू विल सी इन कोस्ट ऑफ सोमालिया, है ना, स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज, रेड सी के पास आपने यहाँ पर देखा होगा कि कितने सारे लाइक हुथीज का, आपने अभी पहले का केस देखा होगा किस तरीके से हुथीज क्या कर रहे हैं शिप्स में, यहाँ पर कमर्शियल शिप जितने भी शिप्स हैं उन पर अटैक हो रहा है। सो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, जो अटैक्स होते हैं, पहले बात तो हमारा जो ट्रेड सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। ओके, सेकंड अगर हम बात करते हैं तो जो आपका शिप होता है, उस शिप जो हमारा गुड्स है उसकी यहाँ पर उसका नुकसान होता है, उसके साथ साथ इसके जो क्रू मेंबर्स होते हैं, है ना, उनको भी यहाँ पर क्या होता है? नुकसान होता है। तो मतलब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अब ड्यूटी के टाइम पर भी उनके पास क्या है? सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारा कंसर्न आ जाता है। ओके, सो अगर हम इस आर्टिकल का थोड़ा सा क्रक्स देखते हैं और उसमें कुछ 2-3 बॉडीज के बारे में डिस्कस किया गया है, लाइक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, पहले यहाँ पर देखते हैं। सो amid राइजिंग सेफ्टी कंसर्न अमंग इंडियन सी फेरर फॉलोइंग द रीसेंट अटैक ऑन कमर्शियल ships in a sensitive geographical area such as Red Sea and the Strait of Hormuz, India submitted 3 papers of 111th session of the International Maritime Organization या लीगल कमिटी। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और लीगल कमिटी का जो सेशन हुआ था 111 सेशन, इसमें इंडिया ने क्या किया? 3 पेजेस का आपका पूरा उन्होंने सबमिट किया है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनको क्या क्या उनके जो मतलब प्रॉब्लम्स है उन्हें एड्रेस करना होगा। सो इसमें क्या क्या चीजें आपकी लाइक क्रूशियल इशूज सच एज सी फेयरर्स सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, द बॉर्डर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस जो है। सो इंडिया हैज स्ट्रेस्ड the need for a comprehensive approach to maritime security and advocate improved contractual conditions for seafarer. While acknowledging the IMO's efforts to combat maritime fraud, India has called for broader security cooperation to tackle various maritime threats, including piracy, armed robbery, extremist attack, regional conflicts, and emerging risks such as drone attack and use of maritime weapons. So here यहाँ पे इंडिया ने ये सारे जो इंटरनेशनल बॉर्डर कॉपरेशन है, किस तरीके से हम मैरीटाइम थ्रेट को टैकल करना चाहिए, पायरेसी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें आर्म्ड रॉबरी जो है आपकी, एक्सट्रीमली जो एक्सट्रीमिस्ट अटैक होते हैं, ड्रोन्स का यहाँ पर जो यूज हुआ हो रहा है, सो इससे हम कैसे यहाँ पर बच सकते हैं। ओके, सो पायरेसी इज बैक। यहाँ पे जो सी पायरेसी है अभी थोड़े टाइम पहले हम देख रहे थे वो खत्म हो चुका है, बट अभी रिसेंटली हमने कोस्ट ऑफ सोमालिया की बात करते हैं, यहाँ पे हाईजैकिंग्स और पायरेसी फिर से हमें देखने को मिलता है। सो इन दिसंबर 2023 एंड इन जनवरी 2024 सोमाली पायरेट्स टारगेटेड वेसल्स सच एज MV रुआन एंड NV लीला नॉरफॉक, है ना। सो यहाँ पे इस तरीके के जो वेसल्स हैं इन पर अटैक हुआ है। सो अब यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया हैज ऑल्सो हाईलाइटेड द इम्पैक्ट ऑफ अनलॉफुल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस ऑन सीफेयर। यहाँ पर ये एक और पॉइंट जो है उसको आपका हाईलाइट किया है कि जो अनलॉफुल रिक्वायरमेंट प्रैक्टिसेस होती है सीफेयर में, है ना, किसी को भी यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है अनलॉफुल तरीके से, सो ये भी क्या करता है? इम्पैक्ट डालता है। सो अभी तक हम सिंस 2020 से हम देख रहे हैं 200 केसेस सी फेरर एक्सप्लोटेशन के हमारे सामने आ चुके हैं इंडियन मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। सो हमें इंश्योर करना होगा, लाइक हम बात करते हैं मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन 2006 के अंदर, यहाँ पर जो हमारे सी फेरर्स हैं इनके भी कुछ राइट्स हैं। सो इन राइट्स का क्या हो रहा है? एक तरीके से वॉल्यूशन हो रहा है। सो वी हैव टू इंश्योर देयर राइट्स आर बीइंग प्रॉपर्ली, उनके पास उनके जो राइट्स है वो उनके पास है या नहीं। ओके, अब देखिए इसके साथ साथ दूसरी चीजें और क्या आ जाती हैं अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? राइट्स की। सो इंडिया ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? सो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट्स एट सी, इसको एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के तहत, है ना। आपका UNHRC होता है,
उसके तहत हमारे इंडिया में एक बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या किया, एक लॉन्च किया है ह्यूमन राइट एट सी, मतलब कि ह्यूमन के जो राइट्स है सी एरिया में क्या क्या राइट्स है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, लाइक फॉरेन जेल्स। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो शिप्स होते हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है ना, और जो क्रूज मेंबर्स होते हैं और जो भी होते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो जो फॉरेन जेल्स है ना, नाउ स्ट्रैंडेड इन फॉरेन वाटर एंड सब्जेक्टेड टू इलीगल डिटेंशन, कई बार इलीगल डिटेंशन भी हो जाता है, और अब्यूजेस अगेंस्ट इंडियन सी फेयर्स, यहाँ पे बहुत सारे अब्यूज के केसेस आ रहे हैं सी फेयर से, इंक्लूडिंग 200 हेल्ड इन फॉरेन जेल्स एंड 65 स्ट्रैंडेड इन इंडोनेशिया फॉर 151 डेज। सो यहाँ पर यूएनएचआरसी ने ये जो सारे चैलेंजेस है इसको हाईलाइट किया है, और जो इनका ये वॉल्यूशन हो रहा है, सी फेयर्स के राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, एड्रेस करना है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपके लोकेशन बेस्ड है, कुछ लोकेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में डिस्कस किया गया। सो आप यहाँ पर देखेंगे सऊदी अरेबिया, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, यूएई, यहाँ से येमेन है। सो आप अगर इस एरिया से यहाँ से जाते, लाइक ये ऊपर साइड से ये, तो आपका क्या आता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ना सोमालिया की बात कर लेते हैं। सो ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सोमालिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये आता है। ओके, एंड दिस इज रेड सी, यहाँ पर आपका सूज कनाल आ जाता है, दिस इज रेड सी, यहाँ पर डिजिबूटी है, फिर सऊदी अरेबिया, येमेन। नाउ हम बात करते हैं किसकी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। सो IMF वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 फॉलोइंग यूएन कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1958। सो इसको 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था, फिर यूएन कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा के तहत, और एग्जिस्टेंस में ये 1958 में आता है आफ्टर 10 ईयर्स। ओके, सो इसमें ये पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग, प्रिवेंटिंग मैरीटाइम एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बाय शिप्स। सो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो बॉडी आपकी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड प्रिवेंटिंग मैरीटाइम एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये सिक्योरिटी और सेफ्टी तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट विद दैट इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग मैरीटाइम एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। शिप्स के द्वारा यहाँ पर जो पॉल्यूशन होता है उसे कैसे प्रिवेंट करना है, इसके लिए भी कौन है आपका रिस्पॉन्सिबल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया ने इसे 1959 में ज्वाइन किया था। कंसिस्टेंट असेंबली, अ काउंसिल 5 मैन कमिटी अलॉन्ग विद सब कमिटीज। मेंबर्स की बात करते हैं, एट प्रेजेंट 175 मेंबर्स एंड 3 एसोसिएटेड मेंबर। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन IMO काउंसिल। ओके, रोल की बात कर लेते हैं। सो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ओके, पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरियाज पर यहाँ पर जो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सिक्योरिटी के कंसर्न्स, इकोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक रीजन से इसकी प्रोटेक्शन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद लंदन कन्वेंशन, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्टॉपिंग पायरेसी एंड आर्म रॉबरी, कि सी एरिया में यहाँ पर जो भी आपका पायरेसी और आर्म रॉबरी के केसेस आते हैं तो उसको कैसे टैकल करना है। तो ये पूरा किसका होता है, आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का। चेकिंग ड्रग स्मगलिंग की, ड्रग स्मगलिंग तो नहीं हो रही है तो इसको चेक करने का काम भी किसका होता है, आपका यहाँ पर IMO का होता है। ओके, आई होप दिस वन क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट वन इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टैचुटरी बॉडी है स्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। इंडिया में देखिए ये एक स्टैचुटरी बॉडी क्यों है, क्योंकि UNHRC के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर सुना ही होगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सॉरी यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कमीशन, UNHRC है ना, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। उसके तहत ये कहा गया था कि आपकी कंट्री में क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है उनको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, बॉडी को स्टैब्लिश करेंगे। तो ये एक एक्ट से आ रही है बॉडी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्टैचुटरी बॉडी। सो इसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, कि हमें इंडिया में जो हमारे ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रमोट करना है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशंस एंड मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो इसमें यही है कि ह्यूमन राइट्स का अगर इफ ह्यूमन राइट्स आर वॉलेटिंग तो उसको एड्रेस करना, रिव्यू करना, रिकमेंडेशंस देना कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट्स। सो इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। देखिए ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंडर इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। सो इट इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इंडियाज कंसर्न फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स।
ओके अब यहाँ से आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कंपोजिशन, सॉरी यहाँ पे हेडिंग मिस हो चुकी है, सो दिस इज कंपोजिशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एनएचआरसी कंप्राइजेस अ चेयरपर्सन, 5 फुल टाइम मेंबर्स एंड 7 डीम्ड मेंबर्स। अब देखिए 5 फुल टाइम मेंबर्स और 1 आपका चेयरपर्सन है। अब कौन कौन से हैं चेयरमैन कौन होता है इसका? अ पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरमैन जो होगा इसका, तो कौन होगा वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हो या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का आपका जज। 5 मेंबर्स, जो अदर 5 मेंबर्स है वो कौन कौन है? सो 1 मेंबर हु हैज बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हो, हाई कोर्ट के जज रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 1 मेंबर हु हैज बीन जो कि हाई कोर्ट के जज हो या रह चुके हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी। 3 members to be appointed from the amongst having knowledge of practical experience in matter of relating human rights। और इसमें ये कहा जाता है कि जो अदर 3 मेंबर्स हैं, तो अगर उनके पास क्या है, अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, सो उन्हें हम अपॉइंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट करना, ही जो 3 मेंबर्स हैं इसमें से 1 कौन होनी चाहिए? आपकी वुमेन होनी चाहिए, ओके वुमन। डीम्ड जो 7 अदर मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो चेयरपर्सन जो चीफ कमीशन, इसमें देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये आपके 7 डीम्ड मेंबर्स हैं। ये आपको इतना क्लियर हो, ये कंपोजिशन आपको याद रखना है। यहाँ पर टर्म अप्रूवल की बात करते हैं, सो 3 ईयर और अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 70, 3 साल की इनकी टेन्योर होता है, और या तो फिर जो पर्सन है वो 70 ईयर्स की एज को अटेंड कर ले, विच एवर इज अर्लीस्ट। प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम फ्रॉम द ऑफिस अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। और प्रेसिडेंट भी क्या कर सकते हैं, अगर कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, सो इन दैट कंडीशन प्रेसिडेंट कैन रिमूव द पर्सन। फंक्शंस की बात कर लेते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस? सो इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स ऑफ वॉल्यूशन, ह्यूमन राइट्स के अगर वॉल्यूशन होता है, अगर उसकी इंक्वायरी करना है ना। इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग एलिगेशंस, कोई एलिगेशंस होते हैं। विजिट एनी जेल और एनी अदर इंस्टीट्यूशन अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टडी द लिविंग कंडीशन। ये क्या कर सकते हैं, जैसे कि जेल्स वगैरह होती हैं, अब वहाँ पर जो आपके मतलब कि जो प्रिजनर्स हैं, है ना, उनके साथ उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है, सारी चीज़ें कैसी हैं, सो उसको विजिट करके वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, चेंजेस को ला सकते हैं। रिव्यू द सेफ गार्ड्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्या कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज है उसको भी रिव्यू कर सकते हैं कि क्या ये ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसमें इनकी ये फंक्शंस आ जाते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल भी यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज द रियलिटी ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन। नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्वच्छ भारत मिशन। हम इंडिया की बात करें, हमने बहुत सारे ऐसे मिशन लॉन्च किए, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, 2.1, 2.2, ओके स्टिल और उसके बाद भी हमने बहुत सारे यहाँ पे मेजर्स ले, लाइक स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना कि हम यहाँ पर जो स्लम एरियाज हैं उनको हटाकर उनको अच्छे अच्छे घर देंगे। ओके, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आपका ये आता है। हमने यहाँ पे सैनिटेशन और इन सारी चीज़ों को, हमारा जो वॉश की बात करते हैं, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, है ना। उसके बाद ये आपका जो ओपन डेफिकेशन सिस्टम है कि जो आपका खुले में शौच होता है, ओपन डेफिकेशन, उसको पूरी इसके बारे में बात की। हम इतने सारे यहाँ पर पॉलिसी मतलब कि मिशंस लेकर आ रहे हैं, कैंपेन यहाँ पर कर रहे हैं। स्टिल वी टॉक अबाउट, यहाँ पर देखेंगे इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं। 2022 में आउट ऑफ 180 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंक थी वो सबसे बॉटम पर थी। इवन हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन कंट्रीज से भी क्या है, पीछे हैं in the context of environmental health. So the EPI rank countries on the climate change performance, environmental health and ecosystem vitality. It measures 40 performance indicators across 11 issues categories such as air quality, drinking water, sanitation. तो यहाँ पर इंडिकेटर्स हैं जिसमें आपकी एयर क्वालिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इन सारी चीज़ों को क्राइटेरिया बना जाता है, इंडिकेटर्स हैं, और उस बेसिस पे कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। ना इंडिया की रैंकिंग बात करते हैं तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज यहाँ पर इंडिया की जो रैंकिंग थी एकदम बॉटम पर थी। आप सोच सकते हैं अब इसका मेन रीजन क्या है। ठीक है, हम सबसे पहले बेस्ट एग्जांपल लेते हैं आपका किसका, ओपन डेफिकेशन सिस्टम का, ओपन जो आपका ओपन डेफिकेशन ODS।
ठीक है। इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हम हर घर में वॉशरूम जो आपके टॉयलेट्स होते हैं उनको बनाना है, ठीक है, जिससे क्या हो, जो ओपन डेफिकेशन होता है, लोग खुले में शौच करते हैं, वो यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी क्या होते हैं आपके क्रिएट होते हैं। हमने हर घर में वॉशरूम तो बना दिया, यहाँ पे टॉयलेट बना दिया, लेकिन क्या देखिए, एक होता, अब हमने बना दिया, एक हमारे पास नोटिस आ जाता है कि इस घर में हमने वॉशरूम बनाया, हमने उसकी फोटो क्लिक करी और उसका जो एक तरीके से आपका जो कंटेंट है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हमने इसको क्या किया, पेपर में ये शो कर दिया कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में हमने इस वॉशरूम को क्या किया है, बना दिया है। लेकिन क्या ये वॉशरूम एक्चुअल में फंक्शन कर रहा है या नहीं, ठीक है, या तो हमने इसको बना दिया, किसी ने सिर्फ यहाँ पे जो वॉल है 2-4 वॉल उसको खड़ा कर दिया, या तो सिर्फ शीट्स, उसकी जो टॉयलेट शीट होती है उसको शीट को लगा दिया और काम खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। कुछ घरों में हमने लगा दिया प्रॉपर, वो चल भी रहा है, लेकिन वो जो वेस्ट है क्या उसका प्रॉपर अब कैसे, यहाँ पर हम बात करते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, वेस्ट मैनेजमेंट जो होगा वो कैसे होगा। सो वॉशरूम बना देने से और वॉशरूम का प्रॉपर यहाँ तरीके से यूज होने में देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। ऑन पेपर तो हमारे पास पूरा यहाँ पर है कि हाँ यहाँ पर वॉशरूम बन चुका है, इवन गवर्नमेंट भी इसीलिए कहती है कि हम इंडिया क्या है, एक ओपन डेफिकेशन सिस्टम फ्री है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री है कि हम खुले में कोई भी शौच नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि हर घर में वॉशरूम है, तो वॉशरूम का वो यूज करते हैं, है ना, टॉयलेट्स का यहाँ पर यूज करते हैं। बट इट इज नॉट लाइक दैट। रूरल एरिया में आज भी आप देखेंगे कि लोग अब वॉशरूम का यूज नहीं करते, बना है तो बना ही है, उसे छोड़ दिया, वो अभी भी कहाँ जाते हैं, खुले में शौच के लिए जाते हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है, पहली चीज तो ठीक है वॉशरूम है ही, दूसरा यहाँ पर जो आपका बिहेवियरल चेंज है उसको हम नहीं चेंज कर पाए। एक बिहेवियर होता है ना, अगर गांव के लोगों से आप पूछेंगे, जो रूरल एरिया में लोग हैं, नॉट ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट उनसे आप पूछेंगे कि आप मतलब वॉशरूम का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, आप बाहर क्यों जाते हैं, सो वो बहुत सारे यहाँ पर उसके आपको बेनिफिट्स बताएंगे कि हमारी 2 से 4 किलोमीटर की वॉक हो जाती है खुले में, ये हम जो हमारा वेस्ट होता है वो फिर खाद की तरह बनकर इमर्ज होकर आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं, तो ये बिहेवियरल चेंज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट चीज़ ये आ गई। सेकेंड हम बात करते हैं जैसे कि हमारा जल जीवन मिशन, आप एग्जाम्पल लेते जाइए यहाँ पर जल जीवन मिशन की। सो जल जीवन मिशन में क्या है, हर घर में पानी आना है, हमने पाइपलाइंस तो लगा दी क्या, लेकिन उस पाइप लगा दी, ऑन पेपर यहाँ पर हमारे पास आ गया कि हाँ हमने इस घर में इस एरिया में इतनी पाइप्स लगा दी हैं और हमने जो कनेक्शन है वो प्रोवाइड कर दिया है। बट उस पाइप से, उस टैप कनेक्शन से वाटर आ रहा है या नहीं आ रहा, वाटर अगर आ भी रहा है, वाटर आ रहा है, सो क्या वो क्लीन है या नहीं है, ड्रिंकेबल वाटर है या नहीं है। सो ये ऑल दीज थिंग्स आर लाइक दिस। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, लाइक हमने यहाँ पर स्वच्छता अभियान आया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सो देखिए हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ऑन पेपर तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट द रियलिटी, यहाँ पर हम रियलिटी देखें, वी सी द रियलिटी ग्राउंड लेवल, तो वहाँ पर हमें इतने ज़्यादा चेंजेस दिखाई नहीं दिए हैं। ओके, सो इवन यू सी द यूनियन गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इंडिया इज ओपन डेफिकेशन फ्री, बट द रियलिटी इज डिफरेंट। A Comptroller and Auditor General report in 2020 raised many questions about the government's claim over the success of the SBM on its front. It indicates a poor quality of construction of toilets under this scheme. A very few urbanization studies pointed out that some metros communities in slum still do not have access to public toilets. So इसमें देखिए कैग की 2020 में रिपोर्ट आती है, इसमें ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट ये क्लेम तो कर रही है कि उन्होंने टॉयलेट्स को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ टॉयलेट्स है ये बहुत ही ज़्यादा पुअर है, दैट इज़ वेरी पुअर अंडर दिस स्कीम। एंड इवन इन यू सी इन द मेट्रो सिटीज़, अर्बन सिटीज़, हियर यू विल फाइंड इन सम स्लम एरियाज द पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू पब्लिक टॉयलेट्स। पब्लिक टॉयलेट्स इतने अनटाइडी होते हैं, इतने अनहाइजीनिक होते हैं कि वी आर नॉट एबल टू यूज़ दैम, है ना। सो ये भी यहाँ पे पूरा कंसर्न आपका आ जाता है। अगर ये भी ठीक है, अब उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन तो कर दिया, अब ये वाला पॉइंट देखिए, इवन इन रूरल इंडिया टॉयलेट कंस्ट्रक्शन हैज़ नॉट बीन लिंक टू वेस्ट ट्रीटमेंट। हमने टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन तो कर दिया, बट जो वेस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए उससे लिंक नहीं है। अब जो पेरी अर्बन एरिया में ये वो सी जो फेसल स्लजेस हैं उसको किस तरीके से यहाँ पर मैनेज करना है। सो सेप्टिक टैंक्स आर क्लीन बाय मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द स्लज इज थ्रोन इनटू वेरियस वाटर सिस्टम। अब रूरल एरिया में स्टिल यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग
बैन है, बट स्टिल यहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं वो सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करते हैं और जो भी यहाँ पर स्लज होता है दैट इज थ्रोन इनटू अ वेरियस वाटर बॉडीज, जो वाटर सिस्टम है, वाटर बॉडीज हैं, उन बॉडीज में थ्रो कर दिया जाता है। सो इससे क्या होता है, जो आप अच्छा करने गए थे वो फिर से और ज़्यादा बुरा हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, वाटर बॉडीज, आपका जो वाटर सिस्टम है ये आपका पॉल्यूट हो गया। अब वो पानी जब हम उसको पियेंगे तो सोचिए उससे कितनी ज़्यादा बीमारियां होंगी। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो इस आर्टिकल में मतलब यही है, हम एक रियलिटी चेक दे रहे हैं किसकी, स्वच्छ भारत मिशन की, कि ऑन पेपर तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट इफ वी सी द रियलिटी, okay, if we just see the reality, it is totally different. Okay, so I hope this article is clear to you. Now next move करते हैं. So the next article is on the National Clean Air Program. अब ये फिर से उसी की बात की जा रही है कि जैसे कि इसमें वही है कि आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था जिसमें हमारा टारगेट ये था कि 2019 में ये लेकर आया गया था नेशनल क्लीन एयर पर इन 2019। उसके बाद हमारा टारगेट वॉज कि 20 से 30% तक हम क्या करेंगे, जो आपका पीएम है, कंसंट्रेशन पीएम है, उसको कट किया जाएगा, एटमॉस्फेरिक जो पॉल्यूशन है उसे कट किया जाएगा। लेकिन ये जो हमारा जो टारगेट था उसको हम अचीव नहीं कर पाए। अब 2026 तक का टारगेट रख दिया कि अब इसे हम 40% तक पीएम जो है आपका एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर है, इसको, उसका जो कंसंट्रेशन है उसको कम किया जाएगा। लेकिन हम इसको अचीव करने में अभी नहीं है। क्यों? अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो आपका एनसीएपी प्रोग्राम है इसके तहत गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट कर दिया कि आपका इतना पर्टिकुलर, यहाँ पर टोटल 10,422 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर फंड एलोकेट कर दिया डिफरेंट स्टेट्स को, डिफरेंट सिटीज़ को, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को। बट जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो सिटीज़ हैं, उस फंड को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो एलोकेशन हुआ है फंड का, उसे यहाँ पर स्पेंड ही नहीं किया जा रहा है। सो द यूज थस फॉर अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री विद द 27% ऑफ सिटीज स्पेंडिंग लेस देन 30% ऑफ देयर डेजिग्नेटेड बजट, उनको यहाँ पर 30 जो सिटीज़ हैं वो अपने बजट का 30% भी क्या कर रही हैं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रही हैं, उसको स्पेंड नहीं कर रही हैं। इवन आप यहाँ पर देखेंगे बेंगलुरु जैसी सिटी में भी यहाँ पर जो फंड है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो देयर इज ऑल्सो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो हम इस प्रोग्राम को तो लेकर आ गए, लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। सो अब हम इसमें एक्चुअली ये देखेंगे। सो द इम्प्लीमेंटेशन डिले हिंडर एनसीएपी सक्सेस। यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन का डिले होने की वजह से क्या देखने को मिल रहा है, हमें इस प्रोग्राम की सक्सेस पर डिले होने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली डिलेज इन अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। स्पेशली यहाँ पर जो अथॉरिटीज हैं वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपका डिले करें। पहली चीज तो डिले हो रहा है, दूसरा यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो रेड टेपिज्म में आपके फंस रहे हैं। सो बियॉन्ड द नीड फॉर डेटा एंड मॉडल स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड इज एसेंशियल। ठीक है, हमारे पास डेटा है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी हमने स्वच्छ भारत मिशन की बात की है ना, इसमें हमने ओपन डेफिकेशन सिस्टम, जल जीवन मिशन, बहुत सारे मिशन की हमने बात की। ऑन पेपर तो हमारे पास अच्छा रिकॉर्ड है, बट इफ वी सी द रियलिटी, इफ वी सी द ग्राउंड रियलिटी, इट इज वेरी डिफरेंट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो। फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी शुड सीक टू रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक रैप्टिज्म बाय यूटिलाइजिंग शेयर्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निकल इवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं उन्हें इंश्योर करना होगा कि जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है ये इतना ज़्यादा जो इंक्रीज हो रहा है उसे रिड्यूस करना है, और जो भी यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निकल इवोल्यूशन है उसको यहाँ पर शेयर करना। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।